So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड रेजिम के बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी देखा कि लोगों ने इसका विरोध किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और इस मूवमेंट को लीड किया। उनके बहुत सारे लीडर्स जेल गए। नेल्सन मंडेला को भी जेल हुई। फिर भी लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करना जारी रखा। उधर गवर्नमेंट ने भी नॉन वाइट्स की हत्या करते हुए, उनका दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। आज इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, समय के साथ लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ता गया, उनका संघर्ष और तेज होता गया। आखिर एक ऐसा समय आ ही गया जब रेसिस्ट गवर्नमेंट यह महसूस करने लगी कि अब और जोर ज़बरदस्ती करके, इनका दमन करके इन पर शासन नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक था वे थोड़े नरम पड़ने लगे और अपनी पॉलिसी में चेंज लाना शुरू किया। तो क्या क्या चेंज लाए गए? सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपील्ड। जितने भी भेदभाव वाले कानून थे उनको वापस ले लिया गया। और क्या किया? बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज वेयर लिफ्टेड। पॉलिटिकल पार्टीज पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो हटा लिए गए। यही नहीं, बैन ऑन मीडिया वाज आल्सो लिफ्टेड। मीडिया पर लगी हुई पाबंदी को भी हटा लिया गया। मंडेला वाज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम जेल। मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई 11 फरवरी 1990 को हुई। उस समय साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट फ्रेडरिक विल्हेम डी क्लार्क थे। उन्हीं के टर्म में ये सब हुआ। उन्हीं ने मंडेला को जेल से बाहर निकलवाया था। मंडेला की रिहाई के बाद इन दोनों लीडर्स ने मिलकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए एक साथ काम किया। और इसीलिए बच्चों 1993 में नेल्सन मंडेला और क्लार्क को जॉइंटली नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यह एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए याद रखना है। 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग लहराया। इसके साथ ही एक नए डेमोक्रेटिक स्टेट का जन्म हुआ। उसके बाद पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत इलेक्शन भी हुए। यहीं से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की विदाई दिखाई देने लगती है ना? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 62% वोट मिले तो इस तरह अपार्थाइड गवर्नमेंट की विदाई होती है और नेल्सन मंडेला की मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनती है। मंडेला अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। पर यह सब हुआ कैसे? यहाँ ध्यान दें, क्योंकि यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का बैकग्राउंड तैयार होना शुरू होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है और उसे करने वाले कौन हैं? पहला, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स। वे लोग जिन्होंने इतने सालों से ऑपरेशन और किलिंग्स के बल पर रूल किया। और दूसरा, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। वे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये दोनों तो अपोजिट पोल्स हुए ना। सोचिए काम कैसे होगा? ये साथ कैसे बैठेंगे पुराने कड़वे अनुभवों के साथ? परिस्थिति तो बदल चुकी थी। नई परिस्थितियां ब्लैक्स के फेवर में थी। वाइट्स ने जिस तरह का ट्रीटमेंट इनके साथ किया था वैसा ही ट्रीटमेंट अब ब्लैक्स भी उनके साथ कर सकते थे। अपने ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हुए उनका गिन गिन कर हिसाब ले सकते थे, है ना? अब वे भी वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते थे जिसमें ब्लैक्स वाइट्स पर वैसे ही एट्रोसिटीज़ करते। पर ऐसा हुआ नहीं। ब्लैक लीडर्स ने यहाँ वाकई बड़ा दिल दिखाया। उन लीडर्स ने अपने लोगों से कहा कि जो हो गया सो हो गया। वाइट्स ने पावर में रहते हुए जो जुल्म किए वे उन्हें भूल जाएं और उनको माफ़ कर दें। देख रहे हैं ना, कहीं बदला लेने जैसी बात है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है यह। बच्चों, फॉरगिवनेस इज़ ए ग्रेट ह्यूमन वर्चू। इट इज़ ए वर्चू ऑफ द ब्रेव। यही सब गुण हमें मंडेला और दूसरे लीडर्स में दिखाई देता है। आप देखिए वे क्या कहते हैं। वे लोग कह रहे हैं ना कि जैसा उन लोगों ने किया हम वैसा नहीं करेंगे। सभी हमारे भाई हैं।
यह देश हम सभी का है। हम सब मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहां इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस हो, जहां इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन हो, जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हों, जहां सोशल जस्टिस हो, जहां ह्यूमन राइट्स हो। बच्चों, जब भी कोई देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है तो पहले कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय करते हैं, फिर उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। नेल्सन मंडेला की जो सोच है उसमें हमें इंक्लूसिवनेस दिखाई देती है, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वे सबकी बराबर की भागीदारी चाहते थे। वे हर समस्या का समाधान साथ निकालना चाहते थे। ठीक है। फाइनली 2 सालों की चर्चा और बहस के बाद उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने राइट्स अपने लोगों को दिए हैं उतना दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, ये सब तो आम तौर पे होते ही हैं, पर कुछ राइट्स तो अलग ही तरह के हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, right to an environment that is not harmful to their health, right to have access to adequate housing, right to have access to healthcare services, sufficient water, food वगैरह वगैरह। एक समय था वो अपार्थाइड वाला, जब अनडेमोक्रेटिक तौर तरीकों के लिए सारी दुनिया इस देश की निंदा करती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि उसी देश को डेमोक्रेसी के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह सब कैसे संभव हुआ? इसे वहाँ के लोगों ने संभव बनाया, जिन लोगों ने साथ रहने का और साथ काम करने का निश्चय किया था। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज का साउथ अफ्रीका खुद को रेनबो नेशन कहता है? क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक रेनबो में कई कलर्स होते हैं, है ना। रेनबो को एक्चुअली एक मेटाफोर के रूप में यूज़ किया गया है। साउथ अफ्रीका पोस्ट अपार्थाइड एरा में, मतलब 1994 के बाद, खुद को एक मल्टीकल्चरल, एक मल्टीरेशियल देश के रूप में देखता है, इसीलिए ऐसा कहता है। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। व्हेन डिड अपार्थाइड एंड इन साउथ अफ्रीका? हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? What policies were changed by white regime in South Africa? तो बच्चों, अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।